आज काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे पहले ये कि जो मैंने अपनी लास्ट खबर दी थी वो द न्यूयॉर्क टाइम्स की हवाले से दी थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत बड़ा अखबार है और अमूमन उसकी खबरें सच्ची होती हैं, लेकिन इस्माइल हानिया के मामले में वो कैसे चूक गए, उनके पास गलत खबर कैसे आ गई, ये बात ज़रा सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स इस जंग का हिस्सा तो नहीं, या फिर ये कि द न्यूयॉर्क टाइम्स को जानबूझकर ऐसी खबर दी गई, ऐसा ब्रेक किया गया कि वो ये खबर शाया कर दे जिसकी वजह से इस्माइल हानिया की शहादत की जो इंक्वायरी है उसके अंदर कोई डिफरेंस क्रिएट हो सके। रीज़न ये है कि आईआरजीसी जो कि ईरान की अपनी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इस चीज़ के बारे में पता लगाती है कि आखिर क्राइम कैसे हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो उनकी रिपोर्ट द न्यूयॉर्क टाइम्स पे बताई गई इस्माइल हानिया की शहादत की रिपोर्ट से बहुत मुख्तलिफ है। और जो मेन पॉइंट सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है, वही ईरान के ऊपर सबसे बड़ा सवाल क्रिएट करता था, अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट की बात करें तो। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये था कि ईरान के अंदर वो जो जगह थी जहाँ पर इस्माइल हानिया को रखा जाता था, जो उनका गेस्ट हाउस था, वहाँ तकरीबन 2 महीने पहले से ही इस्माइल हानिया के लिए कोई बॉम्बिंग मटेरियल, कोई इस किस्म का एक्सप्लोजिव जो है वो लगा दिया गया था। और अगर हम उस बात को डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी जब इस चीज़ को डिस्कस किया कि 2 महीने से उनके अपार्टमेंट के अंदर या गेस्ट हाउस के अंदर ये मटेरियल जाता रहा जो कि एक्सप्लोजिव मटेरियल था, और यही मटेरियल इस्तेमाल करना था इस्माइल हानिया को शहीद करने के लिए, जिसमें इंटेलिजेंस जो कि ईरान की इंटेलिजेंस है, जिनका नाम अंसारुल महदी बताया जा रहा था, उनके 3 लोग मुलव्वस हैं। तो मैं ये सवाल पूछने पर मजबूर हो रहा था कि आखिर ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ पर खड़ी है, और यही पूरी दुनिया जो है वो सवाल पूछ रही थी कि ईरान की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी का अगर ये हाल है कि वो मुसाद के लिए काम कर रही है, तो फिर ईरान के अंदर तो दुनिया में किसी भी शख्स को किसी भी किस्म की प्रोटेक्शन हासिल ही नहीं हो सकती, खा वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, कोई पॉलिटिकल डेजिग्नेशन से हो, या फिर कहीं भी हो। लेकिन जो आईआरजीसी ने रिपोर्ट दी है, उसने द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया है। अब मैं आईआरजीसी की रिपोर्ट को यहाँ पर क्यों कोट कर रहा हूँ? मुमकिन है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो बात की है वही सही हो और ईरान अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो राइट नाउ मुझे जो है उस बंदे का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। इनका नाम डॉक्टर खालिद कदूमी है, और ये हमास के सीनियर लीडर्स में आते हैं। और इन्होंने पाकिस्तान की एक एंकर जो कि समा टीवी पर बैठती हैं, उनके साथ इंटरव्यू में इस मैटर को डिस्कस किया है। उन्होंने बहुत डायरेक्टली ये सवाल खालिद कदूमी साहब से कहा कि मुझे ये बताइए कि बताया तो यही जा रहा था, और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यही रिपोर्ट दी थी कि 2 महीने पहले इस्माइल हानिया को शहीद करने के लिए उनके उस अपार्टमेंट, उस गेस्ट हाउस के अंदर बॉम्बिंग मटेरियल लेकर गए हैं लोग, और वो ईरान की ही इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में बताया जाता है कि उन्हीं की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिन्होंने ये काम किया है। लेकिन आईआरजीसी की रिपोर्ट ये कहती है, जो कि ईरान के इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो ब्यूरो टाइप रिपोर्ट्स हैं, वो ये बता रही हैं कि जो मटेरियल है वो नहीं यूज़ हुआ, बल्कि मिज़ाइल से उनको हिट किया गया। ये शॉर्ट रेंज मिज़ाइल था, और इस मिज़ाइल के अंदर तकरीबन 7 kg एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज़ किया गया है। असल में जब कोई भी प्रोजेक्टाइल मिज़ाइल होता है या मिज़ाइल होता है, उसका एक हिस्सा होता है जिसको वॉरहेड बोलते हैं। वॉरहेड वो हिस्सा होता है जिसके अंदर आपने जो चीज़ अगले को हिट करनी है, यानी कि अगर आपने केमिकल मटेरियल से उस मिसाइल को चलाकर हिट करना है, यानी पे जहाँ पर वो लगे वहाँ पर केमिकल फैले, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर न्यूक्लियर कुछ ऐड करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह उसके वॉर हेड में एक्सप्लोजिव मटेरियल जो डाला गया था वो 7 kg डाला गया था, जिसके नतीजे के अंदर इस तरीके से ये सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो तबाह हुई, और वो मुकम्मल बिल्डिंग तबाह नहीं हुई, जो ख़ास उनके कमरे थे वो ख़ास करके तबाह हो गए। जिसके ऊपर खालिद कदूमी ने कहा, अब इन दोनों रिपोर्ट्स को लेकर खालिद कदूमी की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कहते हैं कि जो ईरान ने रिपोर्ट दी है वो सही है, जो द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है वो सही है। अब खालिद कदूमी कहते हैं कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट दी है वो सरासर गलत है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि जब इस्माइल हानिया साहब को शहीद किया गया है तो उसके कुछ देर बाद मैं उसी फ्लैट के अंदर, उसी गेस्ट हाउस के अंदर गया हूँ, और मैंने देखा है कि वहाँ पर सीलिंग की क्या सूरत हाल थी, दीवारों की क्या सूरत हाल थी। अगर
वहाँ पर एक्सप्लोसिव मटेरियल 2 महीने पहले से रखा गया होता और तब धमाका होता डेटोनेटर और रिमोट के थ्रू, तो कमरे की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती। बट मैं जब गया हूँ तो मैंने देखा है कि सीलिंग टूटी हुई है, और ये इस तरह होता है कि जब कोई चीज़ डायरेक्टली यूँ अटैक करती है, उसका एक्सप्लोड करना एक अलहदा तरीके से होता है, और जब कोई चीज़ नीचे से एक्सप्लोड करती है, उसका आफ्टर इफेक्ट आना वो डिफरेंट होता है। तो खालिद कदूमी जो कि हमास के सीनियर लीडर्स में आते हैं, उन्होंने फुली इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो ईरान ने रिपोर्ट दी है, आईआरजीसी की जो रिपोर्ट है, वो एग्जैक्टली सेम रिपोर्ट है जो कि रियलिटी के साथ बिल्कुल रिलेट करती है और कनेक्ट करती है। लेकिन जो द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है वो ठीक नहीं है। फिर द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक और क्लेम किया गया था कि इस्माइल हानिया की शहादत के बाद काफ़ी ऑफिशियल्स को, जो कि ईरानी इंटेलिजेंस के ऑफिशियल थे, जो उनके आर्मी के ऑफिशियल थे, और ख़ास करके वो लोग जो उनकी सिक्योरिटी के लिए ईरान ने लगाए थे, उन सबको इंक्वायरी के लिए वहाँ पर कैद कर लिया गया है और उनसे इंक्वायरी जारी है। डॉक्टर खालिद कदूमी ने इस बात का जवाब यही दिया है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स की जैसे पहले रिपोर्ट गलत थी, ये रिपोर्ट भी गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और इसकी वजह बड़ी वाज़ह है कि जब अटैक ईरान जो है वो प्रोजेक्टाइल मिज़ाइल से एक्सेप्ट कर चुका है कि वहाँ से जो है वो मिज़ाइल या प्रोजेक्टाइल मिज़ाइल है या वैसे हिटिंग मिज़ाइल है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर वो एक्सेप्ट कर चुका है कि वो जो है इससे इस्माइल हानिया को जो है शहीद किया गया है, तो इंक्वायरी का बिल्कुल ही चैनल चेंज होना एक ऑब्वियस सी बात है। और ये सोचना बहुत ज़रूरी रहेगा कि अगर द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के ऊपर ईरान रजामंदी जाहिर कर देता और उसको तस्लीम कर लेता, तो फिर इंक्वायरी किस किस्म की होनी थी? उसके मुताबिक तो यही होता कि ईरान के काफ़ी ऑफिशियल्स पकड़े जाते, पूरी मुसलमान दुनिया के अंदर भी और ओवरऑल जो पूरी दुनिया है उसके अंदर भी। इसी बात को जो है वो ढंढोरा पीटा जाता कि ईरान के अंदर ही, उनकी एजेंसीज़ के अंदर ही जो लोग मौजूद हैं वो मोसाद के लोग हैं। जैसे मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी बरहम होते हुए ईरान के बारे में यही बात की कि आपकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर जो है वो 3 लोग ऐसे मौजूद हैं जिसने इस्माइल हानिया की शहादत के लिए मोसाद की मदद की है। तो आप बाकी दुनिया को क्या कवर अप करेंगे, या फिर बाकी दुनिया के आगे क्या नैरेटिव रखेंगे, और अमेरिका और इसराइल जैसी पावर्स के साथ आप क्या जंग लड़ेंगे, और कैसे आप उसके अंदर जो है वो काबू पा सकते हैं। तो मैं खुद जो है पिछली वीडियो के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करता रहा हूँ, और वो इसीलिए किया कि मैंने द न्यूयॉर्क टाइम्स की जो पहली रिपोर्ट आई है उसको कवर किया था। अब जब दूसरी रिपोर्ट आई है जिसके ऊपर हमास के लीडर ने यूं समझ लें कि स्टैंप लगा दी है कि हकीकत क्या है, क्योंकि अगर हम इस बात को देखें कि हमें ईरान की रिपोर्ट माननी चाहिए, तो ईरान भी पार्टी है, क्योंकि ईरान के अंदर ये काम हुआ है, तो ईरान के ऊपर बड़े सवालात पैदा होते हैं। अगर हम ये कहें कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है ये रिपोर्ट शाया की है, तो यकीनन द न्यूयॉर्क टाइम्स भी जो है वो एक पार्टी है, क्योंकि वो अमेरिका का अखबार है, और अमेरिका के ऑफिशियल्स जो चाहेंगे वो अखबार वो छाप सकता है। और शायद अमेरिका के वो अखबार ने हकीकत ही छापने की कोशिश की है अपनी तरफ से, लेकिन ऑफिशियल्स ने जो बात बताई है वो गलत बताई है जानबूझ के, ताकि इंक्वायरी इस किस्म की हो जिससे ईरान ही बदनाम हो। तो इसके ऊपर अगर कोई स्टैंप का काम कर सकता था, तो वो हमास के सीनियर लीडर्स खुद हो सकते हैं, या हमास खुद हो सकता है जो स्टैंप का काम करे कि इन दोनों रिपोर्ट्स में से असल रिपोर्ट कौन सी है। तो इसमें डॉक्टर खालिद कदूमी, जिनका मैंने जिक्र किया है, वो कहते हैं कि मैं उसी जगह पर दोबारा गया जब इस्माइल हानिया की शहादत हो गई, तो उसके बाद कुछ देर बाद मैं गया हूँ, तो मुझे पता है कि ये मिसाइल से हिट किया गया था। इसके बाद बात करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मज़ीद कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें आ रही हैं, और ये आप लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ 12 अगस्त को इसराइल के ऊपर ईरान अटैक करने वाला है। अब ये बात मुझे कैसे पता है, या फिर ये बात कैसे पॉसिबल है कि पहले से ही 12 अगस्त को लेकर डिसाइड कर लिया गया है? देखें, आपको याद होगा कि हमास ने जो अटैक किया था 7 अक्टूबर को, तब भी इसराइल का कोई फेस्टिवल था, वो अपने घर से बाहर जाकर वो फेस्टिवल मनाया करते हैं। उसके अंदर वो कुछ ख़ैमे वगैरह लगा लेते थे, और वो याद ताज़ा करते हैं कि जब उनके होमलैंड से, मदरलैंड से उनको निकाल दिया गया था, और ऐसे करके उनकी कुछ कहानियाँ, किस्से वगैरह थे। उस दिन 7 अक्टूबर को ये अटैक किया गया था हमास की तरफ से, और उनके इसी किस्म के दिन को, इसी किस्म के हॉलिडे को रुइन कर दिया था हमास ने।
अब क्योंकि हमास के लीडर इस्माइल हानिया को इसराइल शहीद कर चुका है, और अब आने वाला जो दिन है, जो 12 अगस्त मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 12 अगस्त को ये अटैक किया जाएगा, वो 12 अगस्त बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेट है। 12 अगस्त को दोबारा यहूदियों का एक बहुत अजीबो-गरीब सा फेस्टिवल है, वो उनके गम का फेस्टिवल है। वो कहते हैं कि 12 अगस्त एक ऐसी तारीख है कि यहूदियों के साथ 12 अगस्त को एक नहीं काफ़ी किस्म के जुल्म हुए हैं, तारीख में पहले होते चले आए हैं, मुख्तलिफ अदवार के अंदर, मुख्तलिफ टेन्योर्स के अंदर, लेकिन 12 अगस्त को ये होते चले आए हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वो कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सोलोमन एम्पायर, सोलोमन टेम्पल, मतलब कि जिसमें से वो जिसमें वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहते हैं कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोलोमन टेम्पल, यानी कि हैकल सुलमानी को तबाह कर दिया गया था किन की जानिब से, रोमन्स की जानिब से, वो भी 12 अगस्त को हुआ था। फिर बेबीलोन, मतलब बेबीलोन वो इलाका, मतलब इराक का इलाका है, और वहाँ पर इनकी सल्तनत हुआ करती थी, तो वो भी 12 अगस्त को ख़त्म हुई थी। और इसी तरह उनकी 2-3 चीज़ें और भी हैं जो वो 12 अगस्त के साथ रिलेट करते हैं, और 12 अगस्त को वो रोज़ा रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये साल का सबसे सैडेस्ट डे है। और अगर सैडेस्ट डे की बात की जाए तो ईरान तो ऐसे सैडेस्ट डे को यकीनी तौर के ऊपर जो है अवेल करना चाहेगा। अब ये शक किया जा रहा है कि ईरान जो बदला लेगा इस्माइल हानिया की शहादत का, वो 12 अगस्त को ही लेगा। मैं ये जो न्यूज़ दे रहा हूँ या फिर मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैं ये 100% परफेक्ट बात नहीं कर रहा हूँ। मुमकिन है इससे पहले, इससे बाद में हो, कोई वही नहीं आई है, कोई हदीस नहीं है कि ईरान जो है वो इसी तरीके से बदला लेगा। मुमकिन है आगे पीछे करे, लेकिन उनको, इसराइलियों को ये ज़रूर लगता है कि 12 अगस्त को ही बदला लेगा। अब एक सवाल और पैदा हो रहा है, उसको मैं अपनी एक दो जो न्यूज़ हैं उनके साथ रिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझूंगा। पहले ज़रा न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं कि माइकल कुरेला जो कि अमेरिकन जनरल हैं, वो इस वक्त इसराइल के अंदर आ गए हैं, और इसराइल के अंदर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ गया। मतलब ये वही कैरियर होता है जिसके अंदर जंगी जहाज़ वगैरह मौजूद होते हैं, जंगी सामान वगैरह मौजूद होता है। और दूसरी तरफ अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर ने भी बात कर दी है कि हमें इसराइल के अंदर मज़ीद मिज़ाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़मीनी मिज़ाइल्स चाहिए, तो वो हमें जल्द अज़ जल्द प्रोवाइड किए जाएँ, तो अमेरिका वो भी देगा। अभी इसके साथ-साथ काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग चल रही हैं, क्योंकि ईरान को भी रशिया सपोर्ट करने के लिए कुछ जंगी सामान भेज रहा है, ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं। ये भी मैं रिपोर्ट करूँगा अगली वीडियो के अंदर, लेकिन राइट नाउ इन 2-3 चीज़ों को डिस्कस करना, जिसमें 3 और 4 अगस्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 3 अगस्त और 4 अगस्त को, 3 और 4 अगस्त को इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुए हैं, और हज़ारों की तादाद में एहतजाज हुए हैं। वजह ये कि इस्माइल हानिया की शहादत की वजह से इसराइली बहुत ही बुरे तरीके से डर चुके हैं। उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि ईरान आखिर प्रॉपरली अगर बदला लेने पर आ गया तो इसराइल की आवाम का बनेगा क्या। इस वजह से इसराइली आवाम सड़कों के ऊपर निकली, उन्होंने हज़ारों की तादाद में एहतजाज करने की कोशिश की। उसके अलावा उन्होंने आईडीएफ का जो हेड क्वार्टर है उसके बाहर एहतजाज करने की कोशिश की, पुलिस के साथ झड़पें वगैरह भी हुई। यकीनन हर किसी को अपनी ज़िंदगी अजीज़ है, और ईरान ने जिस तरीके से धमकियाँ दी हैं कि हम इस दफ़ा वो बदला लेंगे कि ये सारी बातें भूल जाएंगे, और इस्माइल हानिया की जो शहादत है उसका खून का बदला खून है और लिया जाएगा, और बहुत ज़ोरदार हमला होगा। अब इसमें ना 2-3 क्वेश्चंस बड़े अजीबो-गरीब पैदा होते हैं। इसमें ख़ास करके ये कि हमारी मुस्लिम उम्मत में ही मैं देख रहा हूँ कि बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इसके अंदर, कि जनाब ये जो ईरान ने बदला लेने की बात की है, ईरान कोई बदला नहीं लेगा, ऐसे नहीं करेगा, और कोई छोटा-मोटा सा अटैक कर देगा, बस इसी तरह की कोई झड़प हो जाएगी, इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं करेगा। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा। कुछ इंडिया के अंदर मुस्लिम्स होंगे जो इसके साथ कनेक्टेड हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, तो इंडिया ने तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है मेजॉरिटी वहाँ पर हिंदुओं की है, वो मुसलमानों का दर्द क्यों लें। आगे बढ़ते हैं तो उर्दन को देखते हैं, इजिप्ट को देखते हैं, यमन को देखते हैं, तो उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि यमनी हौज़ी हैं या फिर हिजबुल्लाह है। तो इस किस्म की कुछ जो हैं फोर्सेस, वो इस जंग का हिस्सा हैं। लेकिन अगर ईरान
जिसके लिए अमेरिका इस हद तक मजबूर हो जाए कि वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे सिर्फ धमकियों की बिना के ऊपर, जो ईरान ने अब तक धमकियां दी हैं। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, चलो मान लेते हैं कि ईरान ने कुछ नहीं करना, लेकिन आप देखें तो सही कि रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। ईरान की धमकियों की वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा गया इसराइल के अंदर, वहां पर जनरल को भेजा गया ये माइकल कुरेला, जिनका नाम मैंने आपको बताया। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर जो है वहां पर मिसाइल्स मंगा रहा है। अच्छा, ईरान की धमकियों की वजह से हुआ क्या है? आप और मैं और अमूमन हमारे मुआशरे के अंदर ये बात की जा रही है कि ईरान जो है वो कुछ कर नहीं सकता, तो सिर्फ ये देखें कि धमकियों की वजह से क्या हो रहा है। धमकियों की वजह से ये हो रहा है कि माइकल कुरेला को भेजा गया है, जो कि अमेरिकन जनरल है, और तकरीबन इसराइल का जो कॉस्ट है, मतलब वो जो उनका वो बहरी बेड़ा टाइप है इलाका है, तकरीबन 10 किलोमीटर अवे अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पर मौजूद है, ईरान की धमकी की वजह से। अच्छा, ईरान की धमकी की वजह से जो डिफेंस मिनिस्टर है अमेरिका का, वो कह रहा है कि हमने इसराइल के अंदर, हमें चाहिए कि हम मज़ीद जो है वो ज़मीनी मिसाइल फेंकने की जो है वहाँ पर पावर अपनी इंक्रीज़ करें, क्योंकि अगर ईरान ने हमला किया तो बड़ा अटैक हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। मान लीजिए कि ईरान हमला करता नहीं, लेकिन ईरान की स्टेटमेंट्स की इंपॉर्टेंस देखें आप। इससे एक बात जाहिर होती है कि हम ईरान को जितना हल्का ले रहे हैं, अमेरिका और इसराइल इतना हल्का ईरान को बिल्कुल भी नहीं लेता। और उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि अगर वाकई ईरान एक डायरेक्ट अटैक की तरफ आ जाए तो इसराइल को काफ़ी हद तक डैमेज कर सकता है। जो बाइडन की भी एक बात आपको बताता हूँ कि जो बाइडन जो है, उसने क्या कहा है? उसने एक बड़ी अजीबो-गरीब सी स्टेटमेंट दी है, अगर नहीं देनी थी तो ना दो, अगर देनी है तो फिर प्रॉपरली दो। तो जो बाइडन क्या कह रहा है? जो बाइडन कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है वो बदला नहीं लेगा। यार, देने की क्या ज़रूरत है आपको स्टेटमेंट? मतलब आप देखें कि जो बाइडन जिस तरफ लेकर जा रहा है बात को, कि मुझे लगता है कि ईरान बदला नहीं लेगा, ईरान अटैक नहीं करेगा, लेकिन ईरान के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। क्या बात है यार! आप प्रॉपर स्टेटमेंट दो कि ईरान ऐसा करेगा, तब भी आप स्टेटमेंट दो, ईरान ऐसा नहीं करेगा, तब भी आप स्टेटमेंट दो। वाज़िया क्या हो रहा है? जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैं उन लोगों के साथ सहमत हूँ कि शायद ईरान जो है वो उस तरीके का बदला ना ले जैसा लेना बनता है, या फिर इसराइल को तबाह ना करे। लेकिन यार, एक कंट्री है जिसकी वजह से अमेरिका को भी भागना दौड़ना पड़ जाता है और इसराइल को भी भागना दौड़ना पड़ जाता है। और उसके अलावा जिस तरीके से इन्होंने अपनी फ़्लाइट्स कैंसल करवाई हैं, और जैसे अब आप आगे देखें कि अमेरिका, लेबनान, इंग्लैंड और फ्रांस की गवर्नमेंट्स ने अपने अवाम से ये डिस्कस किया है और उनके बारे में ये बयान दिया है कि जो कोई भी लेबनान में है, वो लेबनान से निकलने वाली करे, क्योंकि जंग हो सकती है, ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग हो सकती है, ऐसे मामलात हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वक्त जब आप पूरे का पूरा नक्शा देखेंगे ना, तो उसमें आपको एक ही कंट्री नज़र आएगा। अगर इस्लामिक कंट्री की आप बात करें, मुस्लिम कंट्री की आप बात करें, तो वो सिर्फ ईरान है कि कुछ ना कुछ तो कर रहा है, बोल रहा है, और कोई तो है ऐसा जिसकी वजह से ये जो सुपर पावर्स बनी बैठी हैं, ये भागने दौड़ने पर मजबूर है। अगर ये भी ऐसा ना करे, सोच के देखिए, तो ना इसराइल को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, ना अमेरिका को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, ना ही किसी और कंट्री को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है जो गज़ा के अंदर होने वाले तमाम तर सूरत हाल में मुलव्विस है और इस्माइल हानिया की शहादत में मुलव्विस है। तो जो जो लोग मुलव्विस हैं, उनको तो ईरान का जो बयान है वो ही नहीं बैठने दे रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।